आप सभी का दोबारा SR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश सर। शनिवार को जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का ये सलूशन है पॉलिटी का। थोड़ा सा अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सॉल्व नहीं हो पाया था। आज हम इसको दोबारा जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इसको हम देखेंगे। चलिए, तो है क्या कि यहाँ पे पॉलिटी से बात करना है। तो जो शनिवार को, हर शनिवार को टेस्ट होता है, तो उसके बारे में हमें बात करना है। यहाँ पे जो है हर एक पॉइंट को हम आपको बताते चलेंगे और आपको कंटेंट अच्छा लगता है, क्वेश्चन बढ़िया है, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से बताई जा रही है, तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों को लाभ मिले। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा लिए हैं। आप थोड़ा सा अगर केयरफुल रहेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब समझिएगा, ये संविधान से संबंधित है और मूल अधिकार से बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्राइमरी चीज़ें आपको बता दूँ, जैसे ही आते चलेगी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन पहला था हमारा कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा यहाँ कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा कलर रहेगा तो आपको समझने में सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। नियत करता है मतलब क्या? सुनिश्चित करता है। मतलब कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपका उदार लोकतंत्र को निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि ये लोकतंत्र उदार है, यहाँ पे लोगों को अधिकार है, काफी स्वतंत्रताएं हैं, बाधित नहीं है, किसी के मूल अधिकारों का हरण नहीं होता है, अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो बाकी देशों के संविधान में नहीं मिलता, लेकिन भारत के संविधान में आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला कह रहा था कि किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है, कह रहा है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका होनी चाहिए। देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्रतिबद्ध न्यायपालिका से मतलब यही है कि जो न्यायपालिका होती है वो सत्तारूढ़, यानी कि केंद्र में या राज्य में जिसकी सरकार होती है उसके अकॉर्डिंग न्यायपालिका चलती है। मतलब कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे कहने का समझ है कि ये जो मैटर है, अगर हमारी न्यायपालिका, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वह किसके अनुसार चले? तो वह राज्य के अनुसार चले, राज्य के अनुसार चले या फिर केंद्र सरकार के अनुसार चले। तो अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुसार चलेगी हमारी न्यायपालिका, तो फिर तो हम स्वतंत्र रहेंगे नहीं, क्योंकि सरकार जिसको चाहेगी उसको कुछ भी करा सकती है, सब कुछ सरकार के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि उसमें जनता का कोई भी सहभागिता नहीं होगी, स्वतंत्र कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत करेगा, क्योंकि ये सर्वोत्तम सुरक्षा आपके लिए नहीं है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखिए, यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जितनी भी शक्तियां हो वो किसी पर्सनलाइज व्यक्ति के हाथ में हो जाए, या फिर किसी ऐसे कह सकते हैं आप कि जो जिसकी सरकार हो उसके मुट्ठी में हो सारी शक्तियां। अगर उसके सारी मुट्ठी में सारी शक्तियां होंगी तो फिर तो उसका तानाशाही हो जाएगा, दुरुपयोग करने लगेगा। तो इस हिसाब से आपका ए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निर्वाचित सरकार, अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी सरकार जो होती है निर्वाचित सरकार होती है। कारण ये होता है कि लोग निर्वाचित करके अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जो लोगों की बात वहां जाकर के सेंटर में या संसद में जाकर के लोगों की बात रखते हैं और उनके भले की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से आप देखेंगे कि अगर निर्वाचित सरकार भी है तो कुछ त्रुटियां देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी एक सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो चौथा ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया? चौथा आपका ऑटोमेटिक सही हो गया। इस चीज को क्लियर कीजिएगा, चौथा क्या हो गया? चौथा ऑटोमेटिक आपका सही हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, शक्तियों का पृथक्करण क्या है? शक्तियों का पृथक्करण का मतलब ये होता है कि शक्तियां बटी हुई हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे समझ सकते हैं चीजों को आप, कि जो शक्तियां हैं, इस बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि शक्तियां जो है राज्य और केंद्र, राज्य और केंद्र के बीच में बटी हुई है।
यहाँ पे देखिए कि राज्य और केंद्र के बीच में जब सारी शक्तियां बटी रहेंगी तो कोई भी व्यक्ति अगर दुरुपयोग करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर दुरुपयोग करेगा तो वहां पे क्या होगा कि एक दूसरे पे अंकुश लगाएगा। अब कहने का सेंस क्या है कि मान लीजिए कि राज्य अगर किसी प्रकार की कोई गलती करता है तो केंद्र सरकार उस पर नकेल कसती है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार कोई गलती करती है तो राज्य सरकार जो होती है, जिनका वहां पे सदस्य वहां पे लोकसभा में होते हैं, वहां पे आवाज उठाते हैं और उस चीजों को रोकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति गलती नहीं कर पाता और यही सबसे सर्वोत्तम सुरक्षा है आपके उदार लोकतंत्र का। तो इसके हिसाब से आपके शक्तियों का पृथक्करण आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज और गौर कीजिएगा, यहाँ पे कभी भी आप इसको मत लगाइएगा निर्वाचित सरकार, क्योंकि ज्यादातर ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि आप निर्वाचित सरकार लगा दे और आपका गलती हो जाए। हालांकि हमारे संविधान में साफ साफ कहा गया है कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी हुई हैं, यानी कि कुछ अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं, कुछ अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो दोनों को दिए गए हैं, मतलब दोनों उस पर कानून अपने बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 32 नंबर देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा ही कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा साइड में इसको बड़ा करके मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसको, शायद अब दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब यहाँ पे धीरे धीरे एक एक चीजें बता दे रहे हैं, जो आपको नहीं पता है उसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। कहा जा रहा है कि जो मूल अधिकार है उसको संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू जो समिति थी या नेहरू जी को जो रिपोर्ट थी, उन्होंने इससे क्या किया था, समर्थन किया था। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो मूल अधिकार से संबंधित बात है, तो यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये जो आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट ये आपकी आई थी 1928 में। कब आई थी? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आपके 1928 में आती है। और नेहरू रिपोर्ट जो थी किसने किसके आधार पे, यहाँ पे देखेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट होती है इसके जो अध्यक्ष होते हैं बनाने वाले, यहाँ पे वो कौन होते हैं, तो मोतीलाल नेहरू कौन होता है, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू जो थे ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और यही नेहरू रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया था 1928 में। और इन्होंने ही इस बात की चर्चा की थी कि मूल अधिकार को संविधान में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो आपका सही चला गया। और आपको पूछा है कि कौन सा एक सही है, तो यही सही है और बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं। यहाँ पे भारत सरकार नहीं है, यहाँ पे भारत सरकार होना चाहिए था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया, बिल्कुल गलत है। ये मूल अधिकार 1935 के जो अधिनियम है इसमें मूल अधिकारों की बात नहीं हुई थी। लेकिन आप यहाँ से एक क्वेश्चन और समझ सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि आपके भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो आप कहिएगा 1935 के अधिनियम का, 1935 के अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में ज्यादातर अनुच्छेद या तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ले लिए गए हैं, ठीक है, या तो सेम टू सेम ले लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके संविधान पर है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा असर किसका है, किस अधिनियम का है, तो आप कहिएगा 1935 के अधिनियम का। अच्छा, एक चीज और आपको देखने को मिल जाएगा, 1935 का अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत संघ बनाने की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? संघ बनाने की बात कही गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो है ये देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940, तो ये तो ठीक है, इतनी बात तो सही है, लेकिन मूल अधिकार की बात इसमें नहीं की गई थी। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आप कहेंगे कि
1940 में आया था, क्योंकि बहुत बार ये चीज पूछा जा चुका है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आप कहिए कि 1940 में आया था। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका, समझिएगा यहाँ पे, अगला है आपका ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया था, सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑब्जेक्टिव लुसेंट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा और ना ही आपको लाइनर लुसेंट में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा। एसएससी जीडी वाले, यूपीपी वाले इसको विशेष तरीके से ध्यान देंगे, और एसएससी वाले भी, आरओ वाले भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आया हुआ है, लेकिन ये है कि ये ज्यादातर बुकों में दिया नहीं है। तो यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों के बारे में कहा। क्या कहा कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो देखिए, पहली चीज ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात किया जाए तो ये आपके जो थे किससे, प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। और आप एक चीज और जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो कहा जाता है कि भारत के संविधान निर्माणकर्ता। यानी आपसे कभी पूछा जाए कि ये बताइए कि किस व्यक्ति ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, और इन्होंने काफी अछूतों के लिए, एससी एसटी के लिए, जो दुर्बल वर्ग थे उनको लिए काफी इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी, बहुत ज्यादा मेहनत किया था इन्होंने, पक्ष भी लिया था, तभी जाकर के इतनी चीजें मुमकिन हो पाई है, नहीं तो नहीं हो पाता। और ये भारत रत्न भी है, इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। सबसे मेन इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और बचा है कि ये जो है डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, अनुच्छेद 32, कौन सा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है, अनुच्छेद 32 में किसकी बात कही गई है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की बात कही गई है, संवैधानिक उपचार की बात की गई है, और इसी में आपकी रीट जारी की गई है ना। अब यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह संविधान का अनोखा भाग है, और इसी बात को उन्होंने फिर दोबारा कहा कि क्या है ये, तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। समझिएगा, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और अनोखा भाग भी कहा है इस चीज को। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं, प्रोलाग को कहते हैं, प्रियम्बल को कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अनुच्छेद 32 की बात कहा जाए कि इन्होंने किसको कहा, या फिर पूछा जाए कि ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप कहिएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का बात कही गई है, जिसमें रीटें जारी की जाती हैं, और रीट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अनुच्छेद 32 के तहत, अब यहाँ पे चीजें देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, कौन, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मिटा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी कि एससी, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीटें जारी करता है। ये कई प्रकार की रीटें जारी की जाती है, इसमें से 2 रीटें ऐसी हैं जो न्यायपालिकाओं के विरुद्ध जारी की जाती हैं, और कुछ रीटें ऐसी हैं जो अधिकारियों के विरुद्ध, जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं, उसके आधार पर यह जारी की जाती है।
तो अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार है वो किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है ना। अब आइए अगले वाले में, यहां से थोड़ा सा मैं इसको हटा दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं, फिर अगले पे आते हैं। अब समझिएगा यहां से। फिर अब अगला वाला ये जो है आपका, तो इसका मतलब कि ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। और यहां पे देखिए कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, यहां पे पहला पॉइंट, एक तो जब संविधान सभा बनी, संविधान सभा, समझिएगा संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को होती है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो उस बैठक में जितने भी लोग उपलब्ध थे, जितने भी लोग आए थे, तो उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य, सबसे बूढ़े सदस्य थे सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। इसको देखिए यहाँ पे, सचिदानंद सिन्हा। इनको क्या किया गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आप कहेंगे कि सचिदानंद सिन्हा को। और किस तारीख को बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिएगा कि जब आप जाएंगे तो ये बैठक को सुचारू रूप से नहीं होती, इसकी पहली बैठक में गिनती नहीं होती है। यहाँ पे जो है ऐसे टेम्पररी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर एकदम डाउट रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कि यहाँ पर ही ये जो 9 दिसंबर के बाद जो डेट आती है 11 दिसंबर 1946 का, इस 11 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। और यही आगे चल के आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। काफी अच्छे व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, और ये बिहार से बिलोंग करते थे, और इनका जन्म स्थान जो है वो जीरादाई है। तो अब देखिएगा संविधान सभा की जो अस्थायी बैठक हुई थी, अस्थायी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसी दिन सचिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? तो उस दिन सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को क्या किया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। और इसी के 2 दिन बाद, यानी कि 11 के 2 दिन बाद, अब देखिएगा थोड़ा सा, यहां से चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। यहां पर 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद मतलब कितना? 13 दिसंबर को। कितने को? 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? तो पंडित नेहरू की बात कर रहा हूं, पंडित नेहरू क्या करते हैं? तो संविधान सभा में, किसमें? संविधान सभा में क्या पेश करते हैं? संविधान सभा में क्या पेश करते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा हमको। और ये जो है वही जो पेश करते हैं, आगे चल करके आपकी प्रस्तावना बनती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट करके बताएंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था, और वही प्रस्ताव आगे चल करके आपके भारत के संविधान का प्रस्तावना बनता है। ठीक है, तो ये बात हो रही थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड थी। तो फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। तो अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, यानी कि अस्थायी बैठक थी, ये पहली बैठक इसको काउंट की जाती है। तो यहाँ पे क्या था? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे सचिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, 13 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान, ठीक है,
संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तो पहला प्रस्ताव पेश किया था इसी दिन, और वही प्रस्ताव आगे चल करके क्या बनता है, तो वही प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान का प्रस्तावना बनता है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से रिलेटेड वक्तव्य है, ये क्या है, तो इन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु, आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि अजात शत्रु किससे कहा जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। क्लियर है, आगे चलिए। तो इसका मतलब देखिए, तो ये भी आपका सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या सही हो गया, डी नंबर, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अब इनके बारे में हम सुन लेते हैं, सारी चीजों को मैं हटा देता हूं, आप आराम से वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, जो पूछा गया है आपसे, अब आंसर इसका बता रहा हूं। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, तो एक संविधान सभा हुई थी, उसमें ये क्या किए थे, एस राधा कृष्णन जी ने हिस्सा लिया था। और यस राधा कृष्णन ने जब हिस्सा लिया था, तो आप देखेंगे कि यस राधा कृष्णन जी इस बात को सभा में बोलते हैं, और ये वक्तव्य जो है इन्हीं का वक्तव्य है। तो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 स्टार का प्रश्न दूंगा अगर आपको सिविल देना है तो, और एसएससी देना है तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने चारों व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर दिया है, और आप बढ़िया से इसको देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से पक्का फंसेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये है कि चीजें आपको बताना है मुझे, ठीक है। अगला देखिएगा थोड़ा सा, अगला, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहला चीज कि आपसे क्वेश्चन किया गया कि मौलिक अधिकार क्या है, तो थोड़ा बहुत मौलिक अधिकार के बारे में हम यहाँ बता देते हैं, फिर आगे हम आपको चलते हैं। पहली बात तो एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को, कि पहली बात तो मूल अधिकारों की जो चर्चा हुई है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूं मूल अधिकार। क्या कर रहा हूं, मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में है भाई, कितने अनुच्छेदों में है, तो ये आपका शुरू होता है 12 से 35 तक, ठीक है। जो मूल अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक बात किया गया है। भाई भाग कौन सा है, थोड़ा सा नीचे आइए, किस भाग में है, तो भाग किस में है, भाग 3 में है, ठीक है। और याद रखिए, जो ये मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है भाग 3 में है, और मूल अधिकार किसके विरुद्ध है, तो ये राज्य के विरुद्ध दिया गया है, यानी कि ये व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है जो मूल अधिकार है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग में हम बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार क्या है, तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार का जो आपका आंसर बनेगा वो यही बनेगा, वाद्य योग्य है। क्यों वाद्य योग्य है, इसको समझिएगा। वाद्य योग्य होने का मतलब ये है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट आपका बात सुनेगी, और अगर आपके मूल अधिकारों का रियली में अगर वास्तविक में हरण हुआ है, तो जिस व्यक्ति ने हरण किया है उसे कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। वाद्य योग का मतलब ही होता है कि कोई, मतलब इस बात को हम कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, यानी कि इसको कोर्ट देख रेख करेगा, ठीक है ना। वाद्य योग का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, अवाद्य योग। तो यहाँ पे अवाद्य से क्वेश्चन क्या बनता है, तो अवाद्य का मतलब होता है नीति निदेशक तत्व। क्या होता है, समझिएगा इसको, क्या होता है, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ क्लियर करा दे रहा हूं। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार वाद्य योग है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हरण होने पर आप सीधे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, अवाद्य का मतलब क्या है, अवाद्य योग का मतलब होता है कि उस चीज का हरण होने पर आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अवाद्य किसके लिए है, तो नीति निदेशक तत्व। आपसे पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा अवाद्य योग है, तो अवाद्य के लिए आप क्या लगाएंगे, नीति निदेशक तत्व। कहां से आपका है, 36 से 51 तक। नीति निदेशक कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब यहाँ पे आप चीजें क्लियर कर लीजिए कि वाद्य योग आएगा तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे, और अवाद्य योग आएगा तो नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे क्या है कि वाद्य योग के लिए आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को लगाएंगे और अवाद्य के लिए नीति निर्देशक तत्व लगाएंगे। कभी भी अवाद्य आप मौलिक अधिकार के लिए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात किया जाए तो मूल अधिकार है और भाग 3 में बात कही गई है, और नीति निर्देशक के तत्व की बात किया जाए तो 36 से आपका 51 तक है, और ये किस भाग में बात की गई है, तो ये आपका भाग 4 में बात की गई है, ये आपका भाग 4 में बात की गई है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा आपको बहुत समय नहीं लूंगा। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार की ही बात कर रहा है, क्योंकि जो टेस्ट हुआ था उसमें जो मौलिक अधिकार 1 हफ्ते के अंदर पढ़ाया गया था उसी का टेस्ट हुआ था। अगर आपको मैं सब कुछ सही से बता रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको इसको प्रॉफिट मिले। अगला क्या है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार, पहला चीज कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। मूल अधिकार तो आपके निलंबित हो सकते हैं, लेकिन कब, तो अभी मैं बात कर रहा हूं तब। अगला, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री क्या, अब मेरे जो मूल अधिकार है उसको प्रधानमंत्री आदेश देगा फलाना का मूल अधिकार छीन लो, तो आप छीन लेंगे हमारा मूल अधिकार? नहीं, मूल अधिकार प्रधानमंत्री के कहने पे आप नहीं छीन सकते हैं, ना इसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। अब राष्ट्रपति की इच्छा का, राष्ट्रपति का योग बौलाया हुआ है तो क्या करेगा, हमारा मूल अधिकार छीन लेगा। अब पता चला कि राष्ट्रपति की सटक गई, अब राष्ट्रपति की सटक गई तो क्या करेगा, आपका मूल अधिकार छीन लेगा, कहेगा तू घर से बाहर मत निकाल, तू पानी मत पियो, तो तुम घूमने मत जाओ, तो तुम घर मत बनाओ, तो ये सारी चीजें तो छीनेगा नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये काम नहीं हो सकता। मतलब कि मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं और प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ये जारी नहीं किए जाते। दूसरा, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार भी निलंबित नहीं किए जा सकते। चौथा ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि आपातकालीन के दौरान आपके मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, तो मूल अधिकारों को आपके निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि कब कब होगा, तो ये आपका जो है आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये अपने मन से ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपातकालीन की स्थिति में कब ये निलंबित हो सकते हैं। तो एक आपका आता है अनुच्छेद 358 और एक बात होती है अनुच्छेद 359 की बात होती है। अब थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत डीप की चीजें है, बस फिर भी बता दे रहा हूं। देखिए अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में इस बात को बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान क्या कर सकता है, तो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन यहां पे इच्छा वाला शब्द की बात की गई है, तो अपनी इच्छा से निलंबित नहीं कर सकता वो। राष्ट्रपति को इच्छा करेगा तब वो निलंबित नहीं कर सकता, उसके लिए भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार ही वो निलंबित कर सकता है। अब इस चीज को देखिए, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, यही सही है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में इस बात को बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किन आधारों पर आपके मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, तो छीन सकता है। वो भी ज्यादा हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए छीन सकता है अगर वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो गया, डी आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लें, वही तो है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा है। अब यहाँ समझिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर, यहाँ पर निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। मतलब ये जितनी भी बातें कहेंगे विचार कीजिए और इसी के आधार पर बताइए कि इसमें कौन सा आपका आंसर सही है। तो अब देखिएगा
ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल भाई सही है। मैं आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि जो मूल अधिकार हैं या व्यक्तियों के राज्यों के विरुद्ध दिए गए हैं, मतलब कि राज्य इनका मूल अधिकारों को छीन नहीं सकते और अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला चीज तो आपका सही है कि ये राज्य कृत्य के यानी राज्यों के कार्रवाइयों के विरुद्ध ये गारंटी है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है। तो पहला सही हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला सही हो गया, तो इसमें भी पहला है, इसमें भी दूसरा है, तो इसमें पहला नहीं है, तो इसको तो हम ट्रिक कर ही नहीं सकते, ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पहला नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, तो पहला सही है, तो इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है। अगला, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। अभी तो मैंने आपको बताया कि अब संविधान के भाग 3 में है, तो संविधान के भाग 3 में है, तो इसमें तो 3 है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ये वाला ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया, सही हो गया, यानी सी नंबर आपका सही है। फिर से मैं एक बार बात कर देता हूं इसके बारे में, समझ लीजिए। यही छांटने का तरीका है जो मैं छांट रहा हूं, इसी तरीके से कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। जो मूल अधिकार है ये तीनों न्याय आपके सुनिश्चित कराते हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक चीज आती है, ये अकेले नहीं कर सकते। यहाँ पे ना जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है वो और नीति निदेशक, नीति निदेशक ये दोनों मिलकर के, यानी मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व ये दोनों मिलकर के ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय क्या करते हैं, सुनिश्चित कराते हैं। तो चूंकि मूल अधिकार इसको है ही इसमें, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। अगला कह रहा है चौथा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, चौथा आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पढ़ाते समय और नोट्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भारत का जो संविधान में जो मूल अधिकार है, ये अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स है ना, बिल ऑफ राइट्स है, उसके अकॉर्डिंग है, उसी के तहत है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये आपका मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार जो आपके हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए, बिल ऑफ राइट्स। बात समझ में आया। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको बतानी है मुझे। कह रहा है भारतीय संविधान में, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा अच्छे से। लाख है यहाँ पे स्क्रीन, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे स्क्रीन लाख है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को क्या किया गया है, नागरिकों को, अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अभी तो पीछे बताए हैं, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 12 से 35 तक के बीच में आपके क्या दिए गए हैं, तो आपके मौलिक अधिकार की बात कही गई है। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब पूरा मूल अधिकार पढ़ाने लगूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। यहाँ पे सॉल्विंग ही बताई जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 35 तक। अनुच्छेद 112 और 115 से रिलेटेड बातें बाद में बात करेंगे, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है आपका ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, मैं इधर कर देता हूं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। मैंने आपको क्लास में बताया था, फिर मैं बता रहा हूं। जो लड़के हमसे नए जुड़े हैं वो टेंशन न लें, अभी अग्निवीर के लिए मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूं, वहां पे सारी चीजें आपको जीएस की तैयारी कराई जाएगी विदाउट कास्ट, परेशान मत होइएगा आप। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी ऐसा नियम या कानून बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो वो नियम और कानून वहां तक शून्य होंगे जहां तक वो उल्लंघन करते हैं। फिर से मेरी बात सुनिए,
अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कोई ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों का हनन करता है, कम करता है, छीनता है, तो वो वहां तक शून्य माना जाएगा जहां तक वो मूल अधिकारों को कम करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 13 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचार की बात कही गई है, उपचार की बात कही गई है। अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 226 के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे देखिएगा, अब यहां पे एक चीज गौर कीजिए आप ध्यान से कि मैंने जो अनुच्छेद 13 के बारे में बताया, ये क्वेश्चन काफी बहुत अच्छा है आपका। अगर ये आप तैयार नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको इसको तैयार करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रियली बहुत अच्छा है और ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 13 के बारे में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार के बारे में बात की गई है और इसे ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था, तो यह संविधान की आत्मा है। और अनुच्छेद 45 में किस बात की कही है, तो इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विधियां, यानी कि यहां पे देखिएगा अनुच्छेद 245 में इस बात को कहा जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विधियां बनाई गई है उनके विस्तार के बारे में चर्चा की गई है कि वो कहां तक प्रभावी होंगे। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो विधियां बनाती हैं उनके विस्तार के बारे में चर्चा की गई है, किसमें? अनुच्छेद 245 में। और अनुच्छेद 326 की बात किया जाए तो बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे देखिए 3 चीजें मैंने बता दिया, अनुच्छेद 13 के बारे में बता दिया, अनुच्छेद 32 के बारे में आपको मैंने बता दिया, और एक मैंने आपको अनुच्छेद 245 के बारे में बता दिया, है ना। और यहाँ पे जो है अनुच्छेद 326 के बारे में आपको बताना है, ये भी बहुत आसान है। इसमें इस बात को कहा गया है कि अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन किस आधार पे होगा, तो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। किस आधार पे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, कई क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो रहे हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो आपके मूल अधिकारों का हरण करता है। अगर हरण करता है तो इसका मतलब कि वो मान्य नहीं है, यानी वो नियम कानून को शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 245 क्या कहता है? तो राज्य और केंद्र द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार की बात कहता है। और लोकसभा और विधानसभा, यहाँ पे देखेंगे कि अनुच्छेद 326 ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ना आप स्टार बना के नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। क्लियर? इतनी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पर समय ज्यादा नहीं जाएगा। क्या करें, आप चीजें हैं तो बताना तो पड़ेगा ना बेटा। भारतीय संविधान के, अगला देखिएगा यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बात वही आ गई है फिर से, कोई मतलब है नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो अब देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशकता तो बिल्कुल नहीं, वो तो बात ही नहीं की गई है। मौलिक कर्तव्य, ये भी नहीं बात की गई है। अब यहाँ देखिए क्या, मौलिक अधिकार, वैसे भी अभी को मतलब बताया हूं मैं कि अनुच्छेद जो 13 है वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, और इसके बारे में आपसे बताया कि राज्य और केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है। अगर ऐसी विधि है तो वो वहां तक शून्य मानी जाएगी जहां तक यह शून्य घोषित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला बी नंबर सही हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य किसमें दिया गया? तो मौलिक कर्तव्य आपका जो दिया गया है 51 क में दिया गया है, ठीक है। कितने आपके टोटल? तो आपके मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य क्या है? आपको इच्छा करे तो मानिए, ना इच्छा करे मत मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या हुआ? आप अपने माता पिता की सेवा करिए, यही मौलिक कर्तव्य है।
अब आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप चाहो तो अपने माता पिता की सेवा करो, ना मन कर तो मत करो। अब इसके लिए कोई आपको फांसी पर नहीं चढ़ाएगा कि तुम अपने माता पिता की काहे नहीं सेवा कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपकी इच्छा के अनुरूप है, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 कम है और कितने हैं, 11 है। मौलिक अधिकार के बारे में पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। मौलिक अधिकार जो है वो कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि अनुच्छेद 13 की बात की गई है तो अनुच्छेद 13, 12 और 35 के बीच में आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर बात किया जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कहां से कहां तक है, तो ये आपका कहां से है, 36 से 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। और 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो 51 कम है। इस क्वेश्चन का पूरा चीरा हो गया है। आगे बात करते हैं। आगे क्या लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इधर कर दो। हाँ, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए, मुझे आंसर कीजिए जल्दी, मुझे क्या आ रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। 5 अनुच्छेदों में बात कही गई है और 5वां अनुच्छेद के बारे में हम आपको बताएंगे, टेंशन ना लीजिए आप। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से इस बात को देखिए, थोड़ा सा समझिए। भारतीय संविधान में समता का सॉरी बात नहीं था, समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। वो आपको दिया गया है कहां पर, तो ये दिया गया है आपको 14 से 18 तक में, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 में किस बात की बात की गई है भाई, अनुच्छेद 14 में देखिएगा, यहां से कई चीजें बता रहा हूं। अनुच्छेद 14 में किसकी बात हुई है, तो विधि के समक्ष समता की बात हुई है। विधि के समक्ष समता, इस बात को कहा गया है, ठीक है। अब 14 के बाद 15 आता है, अनुच्छेद 15। ये सारी बातों की मैंने चर्चा बहुत बार की है, लेकिन ये है कि आप ये चीजों को समझे तब ना, याद करें तब। इसमें कहा गया है कि धर्म है, मूल वंश, जात, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर राज्य आपका क्या करेगा, प्रतिषेध नहीं करेगा, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य जो है धर्म या मूल वंश या जात या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 की बात है। अनुच्छेद 16 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन की बात कही गई है, लोक नियोजन की बात कही गई है, लोक नियोजन। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है और ये भी बहुत बार पूछा गया। इसको मैं 4 स्टार दूंगा, 4 स्टार। क्यों 4 स्टार, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। और एक ये पूछा जाता है कि लोक नियोजन के बारे में किस अनुच्छेद में बात कही गई है, तो अनुच्छेद 16 में कही गई है। अब यहाँ पे आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में किसकी बात कही गई है, तो अस्पृश्यता की बात कही गई है, यानी छुआछूत, अस्पृश्यता के बारे में बात कही गई है। यानी कि आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया है, ठीक है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17 के तहत। अब एक आता है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। अब इतनी चीजों को ध्यान में लीजिए, इतनी चीजों के बारे में बात करना था मुझे। यहाँ पे समता का अधिकार, यानी टोटल कितने समता के अधिकार है, 5 समता के अधिकार है। कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे सर 14 से लेके 18 तक है। मैं कहूंगा 14 में क्या है, तो आप कहिएगा कि विधि के समक्ष समता है। 15 में क्या है, तो धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर क्या करेगा, राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में समता की बात कही गई है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत किया गया है। ये आपकी सॉल्विंग रही पॉलिटी की। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छा लगा हो जो बताना होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर अच्छा था कमेंट,
अच्छा था जो फैक्ट बता रहे थे, और भी बता दिया कीजिए तो हम और भी आपको डिटेल बता दिया करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको पूरा मिलेगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी बहुत जल्दी मैं अग्निवीर का जो है एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फ्री विदाउट कास्ट। आपको रेगुलर उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। जितना हमारा चैनल सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, और मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं ऑनलाइन आने लगूंगा, यानी कि लाइव क्लास में आपको लेने लगूंगा, रेगुलर शाम को लाइव क्लास लेने लगूंगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए और लाइव क्लास हम लोग शाम को लेने लगे, ठीक है। लेकिन अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको प्रॉफिट हो। थैंक यू।